एंड हेयर कम्स द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, द इक्विलिब्रियम। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स की लेंथ को थोड़ा बढ़ा रखा जाए ताकि कम से कम लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो पाए, एंड कंसेप्ट्स को जितना जल्दी उतना हो सके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि ज़्यादा इसमें टाइम ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा चैप्टर है, हमारी वजह से इसकी लेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना और समय गंवाए इसकी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। Equilibria involving oxygen molecules and protein hemoglobin play a crucial role in the delivery of oxygen from our lungs to muscles। तो ये आप पढ़ने वाले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बायोलॉजी के अंदर, एंड वहाँ पे एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी आएगी जो डिटरमाइन करती है, उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक साइड लेके जाते हैं इस कर्व को, और दूसरे फैक्टर्स उसके जस्ट अपोजिट, उसको जस्ट अपोजिट साइड में लेके जाते हैं। तो वहां से क्लियर हो रहा है कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है। दो टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसलिए वहां से क्लियर हो जाएगा दैट दिस इज इक्विलिब्रियम। एंड एल्विलाई से लेके टिश्यूज तक लेके जाने में ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। तो इसकी डिटेल्स वहां आती है, तो डेफिनेटली आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। एंड जब O2 कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर जाए तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, एग्जैक्टली 300 टाइम्स मोर स्ट्रोंगर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस टर्म मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये आई थिंक द चैप्टर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या जो 14 चैप्टर है क्लास 11 केमिस्ट्री का उसमें भी आता है। एंड उससे पहले जो पी ब्लॉक चैप्टर है जिसमें कार्बन फैमिली आती है उसके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी। तो उसके अंदर ये बताया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे टॉक्सिक होती है, एंड कैसे इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दैट चैप्टर। सो अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व करेगा। तो ये दो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे दे दिया आपको, ये पता होना चाहिए कि इन दोनों प्रोसेस में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। When a liquid evaporates in a closed container, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, and number of liquid molecules from the vapor phase strike the liquid surface and retained in the liquid phase. It gives rise to a constant vapor pressure because an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equals to the number of molecules returning the liquid from the vapor. We said that system has reached an equilibrium state at this stage. However, this is not static equilibrium and there is a lot of activity at the boundary between liquid and vapor। मैं इतना सारा एक साथ इसलिए पढ़ रहा हूँ इसको क्योंकि काफी सारा इसका पोर्शन हमने ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में भी कवर कर दिया है। वेपर प्रेशर के अंडर ये जो मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जीज हैं इनको सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एंड यही वेपर फेज में एस्केप करते हैं और वाल्स ऑफ द कंटेनर पे स्ट्राइक करने के बाद जब दोबारा ये लिक्विड फेज में आते हैं, एंटर करते हैं, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर हमें मिलने लगता है टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। एंड since it is not static there is a lot of activity of course, इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एंड क्या हो रहा है इसमें, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इन दिस लिक्विड वेपर equilibrium of water। The double half arrows indicate that both the processes are occurring simultaneously। इसका आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट एरो होता है इसका मतलब एक डायरेक्शन में प्रोसेस पहले कंप्लीट हो रही है उसके बाद दूसरी स्टार्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाफ एरो का मतलब प्रोसेस दोनों डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली हो रही है, कंप्लीशन की कोई जरूरत नहीं है एक डायरेक्शन में पहले। ये सिग्निफिकेंस इसका पता होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है ये। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर, क्वाइट ऑब्वियस स्टेटमेंट। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस, ये आपको आगे भी दिखने वाला है। इन दोनों ही टाइप ऑफ सिस्टम्स में, रिएक्शंस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ये स्टेटमेंट आगे भी आने वाली है। तो हो सकता है दोनों में ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है।
द रिएक्शन में बी फास्ट और स्लो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो दो चीजें डिटरमाइन करती हैं कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का पहला अगर मैं एग्जांपल लूँ तो टेम्परेचर आप ले सकते हैं। टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करता है, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसे किस वैल्यू से इंक्रीज करता है, रेट डबल हो जाता है बाई एंड इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्टली वहां पे आता है। एंड ये केमिकल काइनेटिक्स में भी आप देखने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं रेट को एंड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट्स उनकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स तेजी से वो रिएक्ट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अगर रिलेटिवली इनर्ट है वो तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो नेचर ऑफ द रिएक्शन पे भी डेफिनेटली डिपेंड कर सकता है। तो दीज आर टू थिंग्स जिन पे रेट डिपेंड करेगा एक रिएक्शन का। एंड ये आ गई वो टर्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में लिख के छोड़ दिया गया है सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन इसको डिटेल में इलैबोरेट इस चैप्टर में किया गया है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहां पे रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल। डायनेमिक का मतलब यही है कि चेंज तो हो रहा है, रेट है, स्टैटिक कंडीशन नहीं है। एंड इक्विलिब्रियम है तो दोनों के रेट इक्वल होंगे। तो दोनों ही चीजें वर्ड से एक्सप्लेन हो रही हैं इसमें। there is no change in the concentration of various species in the reaction mixture because रेट बराबर हो गए ना, जितना प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है उतना ही दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्जन हो रहा है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, इसलिए कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इवन दो डायनेमिक है, नेट चेंज नहीं होगा कोई भी कंसंट्रेशन में। इंडिविजुअली चेंज हो सकते हैं क्योंकि बेसिकली चेंज तो हो रहे हैं। अगर हम वेपराइजेशन कंडेंसेशन का एग्जांपल लें तो मॉलिक्यूल्स स्टिल जा रहे हैं वेपर फेज में और कंडेंसेशन में दोबारा लिक्विड फेज में आ रहे हैं, चेंज तो हो रही है लेकिन देयर इज नो नेट चेंज बिकॉज रेट सेम है बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन के। ये सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। based on the extent of reaction the chemical equilibrium is classified into 3 groups। सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ने वाले हैं इसमें, नेक्स्ट आएगा इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम इसी चैप्टर में। पहला द रिएक्शंस दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन एंड नेग्लिजिबल रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट। तो जिसमें मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की ही होती है एट इक्विलिब्रियम, ये पहला टाइप हो गया। बेसिकली 3 टाइप इसी के आधार पे हैं कि एक्सटेंट कितना हो रहा है रिएक्शन का, कितना कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स में। पहला जिसमें सारा का सारा प्रोडक्ट्स में ही कन्वर्ट हो जाता है, बहुत नेग्लिजिबल रिएक्टेंट्स लेफ्ट बचते हैं। एंड सेकंड वन द रिएक्शन इन विच द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड एट द इक्विलिब्रियम से। तो जिसमें रिएक्शन ही थोड़ी होती है एंड रिएक्टेंट्स ही बहुत ज़्यादा बचे होते हैं, प्रोडक्ट्स थोड़े से फॉर्म होते हैं। ये दूसरा। और तीसरा एक इंटरमीडिएट कंडीशन होगी। तो 2 एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई, अब इंटरमीडिएट आएगी। द रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम, मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की हो या रिएक्टेंट्स की हो, या फिर कंपेरेबल या इक्वल कंसंट्रेशन हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। तीनों ही टाइप का हो सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम। Equilibrium involving ions in aqueous solutions is called ionic equilibrium. It's the next part of this chapter, the last half you can say। and ये exactly यही definition दोबारा भी आने वाली है, तो 2 बार दे दी एनसीईआरटी ने इसको। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, ये पहले आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम आर बेटर अंडरस्टूड इफ वी एग्जामिन द फिजिकल प्रोसेसेस एंड द मोस्ट फेमिलियर वंस आर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि पहले ही आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया गया है। लिक्विड से वेपर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन वाटर का इसलिए ही वो इंट्रोड्यूस किया गया वहां पे क्योंकि इजी है यहाँ पे इक्विलिब्रियम को देख पाना, आप कैरेक्टरिस्टिक आसानी से समझ पाएंगे देख के फेज ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। तो 3 टाइप के होते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, आप ऑलरेडी जानते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और सॉलिड से गैस। पहले को जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है उसको फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जब जाता है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, एंड सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहा है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। आई होप दीज टर्म्स ये आप ऑलरेडी इनको जानते होंगे। सबसे पहले सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया गया यहाँ पे। आइस एंड वाटर केप्ट इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, नो एक्सचेंज ऑफ हीट between
कंटेंट्स एंड सराउंडिंग्स। तो थर्मल फ्लास्क क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल होता है तो एक्सचेंज ऑफ हीट इसमें नहीं होगा। ये हमने एग्जांपल लिया है टू इलस्ट्रेट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, आइस एंड वाटर रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद टाइम, तो हमने पीछे देखा था कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं करती है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट सेम होते हैं। एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये भी ऑलरेडी क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है ना, वो हीट का ही एक्सचेंज नहीं हो रहा उसमें, यानी हीट एक्सचेंज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हाउएवर द इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। intense activity can be noticed at the boundary between ice and water, तो बाउंड्री पे ही बाउंड्री से ही वेपर, ये जो हमारा वाटर है लिक्विड फेज में एंटर करता है और इससे ही फिर दोबारा सॉलिड फेज में एंटर करता है आइस में। तो बाउंड्री पे ही आप एक्टिविटी नोटिस कर सकते हैं, यही वो कैरेक्टरिस्टिक है जो बताता है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो डेफिनेटली दिस example is given to you to illustrate the dynamic equilibrium nature of physical equilibrium. For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which solid and liquid phases are in equilibrium are called normal melting point or normal freezing point of the substance. तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की डेफिनेशन एक साथ होती है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट्स सेम होते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट वी हैव स्टडीड इन स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर के साथ वो वेरी होता है। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये भी वेरी कर सकते हैं प्रेशर के साथ, इसलिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, यानी प्योर सब्सटेंस के लिए जहाँ पे सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम होगा उसको नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं टेम्परेचर उस सब्सटेंस का। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए वी कैन इन्फर द फॉलोइंग पॉइंट्स, बोथ द opposing processes occur in simultaneously. This is shown by the half-headed order we have seen already, and both processes occur at the same rate, so such that the amount of ice and water remains constant. तो ये प्रूफ है क्योंकि अमाउंट ऑफ आइस और वाटर सेम रह रहे हैं तो दोनों का रेट सेम है, इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। This is shown by the first point where we have seen that opposing processes occur simultaneously and same rate होता है इन दोनों process का। It is shown by the second point where amount of ice and water remains constant. Now liquid vapor equilibrium को study करने के लिए we have a special apparatus in which a transparent box carrying U-tube with mercury is taken. mercury के आगे मैनोमीटर लगाया, इसका मतलब प्रेशर को मेजर करने के लिए ये डिवाइस यूज किया जाता है। दिस वी विल लर्न इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वहां पे ये आएगा। मरकरी को यूजुअली यूज किया जाता है प्रेशर स्टडी करने के लिए, एचजी में मापा जाता है प्रेशर, तो यहाँ भी प्रेशर मापने की जरूरत है क्योंकि वेपर इन्वॉल्व है इस इक्विलिब्रियम में, इसलिए इसका यूज किया गया है। तो बॉक्स के अंदर यू ट्यूब है, यू शेप्ड की ट्यूब है, इसका मतलब YOUTUB, यूट्यूब नहीं है, यू शेप्ड की ट्यूब है। बेसिकली इसी को इसके साथ एसोसिएटेड मैनोमीटर। अ ड्राइंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटोक्साइड इज प्लेस्ड इन द बॉक्स फॉर अ फ्यू आवर्स। इसका पर्पस ये है कि जितना भी वाटर वेपर्स ऑलरेडी उस ट्यूब में उस बॉक्स में प्रेजेंट थे उसको रिमूव करने के लिए ड्राइंग एजेंट्स यहाँ पे यूज किए गए। एनहाइड्रस यानी सूखा होता है ये, तो पानी को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ही लेगा, इससे क्लियर हो रहा है। लेकिन ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, दीज आर एल्कलाइन मेटल हालाइड्स एंड ये हाइड्रेटेड इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक चैप्टर में, डिटेल में ये कंसेप्ट पढ़ना है कि किसकी कितनी ज्यादा कितनी कम होती है, तो वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये एग्जांपल होता है ड्राइंग एजेंट का कैल्शियम क्लोराइड। और दूसरा है फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5, ये आप क्लास 12 ब्लॉक में पढ़ेंगे कि जो PCl3 और PCl5 दो क्लोराइड्स होते हैं फॉस्फोरस के, ये भी हाइड्रेटेड हो जाते हैं बहुत जल्दी जब भी थोड़ी सी इनके मॉइस्चर की प्रेजेंस होती है, तो हाइड्रेटेड हो जाते हैं, मींस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए ड्राइंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं, किसी भी एरिया से वाटर रिमूव कर सकते हैं
PCl3 एंड PCl5, क्योंकि दीज आर क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्साइड्स और क्लोराइड में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही पास पास ग्रुप्स में आते हैं, दो बोथ आर नोन मेटल्स ऑक्सीजन एंड हलाइड्स, तो इसलिए P2O5 भी ड्राइंग एजेंट होगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटोक्साइड। ये आपको याद रखनी है कि दोनों का काम क्या है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं ड्राइंग एजेंट्स के। आफ्टर रिमूविंग द ड्राइंग एजेंट बाय टिल्टिंग द बॉक्स ऑन वन साइड, a watch glass or a petri dish containing water is quickly placed inside the box। यहाँ पे क्विकली प्लेस करने का पर्पस ये होता है कि क्योंकि ड्राई एजेंट लगा के अपने वेपर्स रिमूव किए हैं ना वहां से, तो ये प्लेस करने के चक्कर में कहीं आप एनवायरनमेंट से और वहां पे वेपर्स ना ऐड कर दें, तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन दिस। जल्दी से आपको वॉच ग्लास जिसमें वाटर है बॉक्स के अंदर रखना होता है। It will be observed that mercury level in the right limb of the manometer slowly increases and attain a constant value, that is the pressure inside the box increases and reaches a constant value। तो जैसे आपने वो वॉच ग्लास रखी तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा सरफेस मॉलिक्यूल्स वॉच ग्लास से वेपर फेज में जाएंगे एंड स्ट्राइक ऑफ द बॉक्स, स्ट्राइक करेंगे वॉल्स ऑफ द कंटेनर को या ट्रांसपेरेंट बॉक्स जो आपने लिया है, तो कुछ वेपर प्रेशर वहां पे डेवलप होगा। कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर रहा है, इसका मतलब जो वापस आ रहे हैं लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स यानी कंडेंसेशन हो रहा है वो इक्वल हो चुका है हमारे वेपराइजेशन के, तभी कांस्टेंट वैल्यू अटेन करेगी इस वेपर फेज की। आल्सो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीजेस, ऑफ कोर्स द सरफेस मॉलिक्यूल्स के वो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो क्योंकि उड़ के चले गए वेपर फेज में, इसलिए लिक्विड वाटर की तो वॉल्यूम डेफिनेटली इसमें डिक्रीज करेगी। the rate of evaporation is constant and however the rate increases in pressure decreases with time due to the condensation of the vapor into the water। यानी दोबारा कंडेंसेशन जब हो रही है उसकी वेपर फेज की लिक्विड में, इसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ये डिक्रीज करता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देयर इज नो नेट इवेपोरेशन, जितना इवेपोरेशन हो रहा होता है उसका रेट कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है, तो नेट इवेपोरेशन कुछ नहीं हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट यानी कंडेंसेशन आल्सो इंक्रीज ड्यू टू द इक्विलिब्रियम अटेन्ड। तो ऐसा हो रहा तो होता है यहाँ पे, सबसे पहले जब आपने वॉच ग्लास वो रखा तो कंडेंसेशन तो जीरो होती है उस टाइम पे, इवेपोरेशन पहले स्टार्ट होती है, सरफेस मॉलिक्यूल जाते हैं वेपर फेज में, तो इवेपोरेशन पहले इंक्रीज करती है, वो एक पर्टिकुलर रेट अटेन करती है। जब उसके बाद कंडेंसेशन स्टार्ट होना शुरू होती है तो उसके बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है और कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज होता है। तो कब क्या हो रहा है इस प्रोसेस में ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, बाद में वो डिक्रीज होने लगता है और कंडेंसेशन इंक्रीज होने लगता है, और दोनों रेट बराबर हो जाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। the equilibrium vapor pressure of water and equilibrium condition पे इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ evaporation जब कांस्टेंट हो जाता है तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है कांस्टेंट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और बॉक्स, उसको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोलते हैं। जस्ट वेपर प्रेशर भी उसको बोल सकते हैं, वी हैव सीन इन द स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आल्सो। इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो ये हमने अभी अभी पीछे भी देखा था कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर वेरी करता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे थे, इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस भी ट्रू है, टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी वेरी करता है ये वेपर प्रेशर। एंड ये क्वाइट ऑब्वियस भी आप जानते होंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, तो और ज्यादा स्पीड के साथ वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करते हैं, तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। If above experiment is repeated with methyl alcohol means CH3OH, acetone और मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल भी बोल सकते हैं, या फिर ईथर, different equilibrium vapor pressure will be observed at the same temperature because the nature of the liquids is different and liquid which has a higher vapor pressure is the one which is more volatile and a lower boiling point। तो बेसिकली कौन से का ज्यादा होगा
वेपर प्रेशर, इन तीनों में से यहाँ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब रिस्पेक्टिव चैप्टर्स इनके आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक एसिड, इनके नेचर आपको पता लगेगा कौन सा ज्यादा वोलाटाइल है तो उसका ज्यादा वेपर प्रेशर होता है, वहां पता लग जाएगा। यहाँ के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा, यानी वेपर्स में जाने की टेंडेंसी जिसकी जितनी ज्यादा होगी, उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा हाई होगा। एंड जिसका जितना लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप जानते होंगे, सेस्टोमेटर से हमने पढ़ी है, द टेम्परेचर एट विच एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जितना ज्यादा लोअर होगा, इट शोज दैट लिक्विड उतना ही ज्यादा वोलाटाइल है, मतलब थोड़ा सा ही टेम्परेचर रीच करने पर इतने वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं इस लिक्विड के कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि मोर वोलाटाइल लिक्विड है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होने से। Now, if we expose the three watch glasses containing separately 1 ml each of acetone, ethyl alcohol and water to the atmosphere, यानी क्लोज की जगह अगर ओपन सिस्टम ले लें हम, एंड एक और डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे वार्मर रूम अगर रखें, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर दें उसका, देन ऑल ऑफ द लिक्विड इवेंचुअली डिसअपियर्स, क्योंकि थोड़ा सा तो था ही, सिर्फ एक ही एमएल लिया हमने तीनों का, टेम्परेचर क्योंकि बढ़ा दिया तो ये सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। एंड द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। तो जितनी ज्यादा इंटर मोलिकुलर फोर्सेज हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज लिक्विड के मोलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उनको ब्रेक करने में टू गेट इनटू द वेपर फॉर्म। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे ऐसे डिपेंड करता है द टाइम टेकन फॉर इवेपोरेशन एंड द अमाउंट ऑफ द लिक्विड। जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स सारे लिक्विड को इवेपोरेट होने में। एंड द टेम्परेचर ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम टाइम लगेगा इवेपोरेशन में। एंड जब ओपन टू एटमोस्फेयर करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कांस्टेंट होगा इस केस में, क्योंकि कांस्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर है। बेसिकली हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा कि जब बॉइलिंग होती है तो बल्क में होती है बॉइलिंग यहाँ पे, क्योंकि एक ही एमएल है, यहाँ पे बल्क ऑफ वाटर प्रेजेंट ही नहीं है तो बॉइलिंग तो नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन बॉइलिंग के केस में वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता था, उसका रीजन ये है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता था एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पे एटमोस्फेयर से एक्सपोज्ड है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो यहाँ पे भी कांस्टेंट हो गया, नहीं वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट यहाँ पे भी होगा, बट द मोलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ द रूम। यहाँ पे कंडेंसेशन हो ही नहीं पाएगा, बहुत कम होगा। एज ए consequence the rate of condensation of the vapor into the liquid stage is much less than the rate of evaporation। थोड़ा होगा लेकिन बहुत कम होगा, बहुत कम molecules वापस लौट पाएंगे into the liquid phase। These are open systems and it is not possible to reach equilibrium in the open system। तो ये concept हो गया क्यों equilibrium reach हो ही नहीं सकता open systems के अंदर, because rate of condensation will never be equal to the rate of evaporation। and ये जो ऊपर डायग्राम गिवन है ये वेपर और लिक्विड फेज वाटर को के इक्विलिब्रियम को इलस्ट्रेट करने के लिए यूज किया गया था। मेजरिंग द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर द वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर है, बिकॉज टेम्परेचर अगर वेरिएबल होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनहाइड्रेट्स CaCl2 हमने यूज किया था मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स से। एंड डिश ऑफ वाटर जब हम रखेंगे, पैटरी डिश इसको बोलते हैं, या फिर वाच ग्लास, क्योंकि इसको देख सकते हैं इसमें पानी को, और जब इसको रखा जाएगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एंड इस मैनोमीटर में ये शो किया गया मर्करी का लेवल इसमें इंक्रीज हो रहा है राइट लिम्ब में। तो यही चीजें हमने थ्योरी में पढ़ ली थी एंड यहाँ हमने डायग्राम में भी उसको देख लिया है। यहाँ पे देखिए शुरुआत में जब कोई भी वेपर प्रेजेंट नहीं था तो लेवल इसका इक्वल था, और वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका इंडिकेटिव है ये राइट लिम्ब का मर्करी लेवल इंक्रीज होना। For any pure liquid at 1 atmospheric pressure which is equal to 1.013 bar, थोड़ा ज्यादा होता है atmospheric pressure 1 bar से, the temperature at which the liquid and vapors are at equilibrium is called normal boiling point of the liquid। So just like normal freezing point and melting point, this normal boiling point is also defined in the same way। वहां पे solid liquid होते थे equilibrium में, यहाँ पे liquid vapor होते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है। constant प्रेशर यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। एंड अगेन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्योंकि कंडेंसेशन भी हो रही होती है, तो जी हाँ, इसको नॉर्मल कंडेंसेशन पॉइंट भी इसको बोला जा सकता है,
क्योंकि कंडेंसेशन भी हो रही होती है यहाँ पे, दोनों का रेट इक्वल होता है इक्विलिब्रियम के अंदर। लेकिन क्योंकि ये टर्म बहुत कम यूज की जाती, कहीं देखने भी नहीं मिलती, तो इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया है नॉर्मल कंडेंसेशन पॉइंट। इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है ये। एंड सेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में भी हमने देखा था नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड इन सम अदर वे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी जिस जगह पे डिक्रीज कर जाएगा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। एट हायर एल्टीट्यूड बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। एंड ऐसा क्यों होता है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन then you should definitely check out the chapter states of matter. Now the last phase transformation is solid vapor, इसको sublimation बोलते हैं, I have already told you. एंड किन सब्सटेंसेस का सब्लिमेशन हो सकता है ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। यहाँ पे दो ही मेंशन किए गए हैं, तो दो तो एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, तीन है बेसिकली। इफ यू प्लेस सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड वेसल, बेसिकली आयोडीन सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। ये हमने पिछले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में देख लिया था। यहाँ पे रेफरेंस स्टेट बताई जा रही थी डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो आयोडीन होता है सॉलिड, उससे ऊपर ब्रोमीन वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों गैसेस होती हैं। तो सॉलिड आयोडीन को आपने रखा क्लोज्ड वेसल में, देन आफ्टर सम टाइम द vessel will get filled with violet vapors and the intensity the color increases with time। तो सॉलिड आयोडीन सब्लिमेशन होता है इसमें, क्योंकि तो सीधे ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, एंड वेपर्स का कलर होता है वॉयलेट। ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन इन गैसेस का मतलब ब्रोमीन लिक्विड होता है और वो दोनों गैसेस, इनका भी क्या कलर होता है ये भी आपको पता होगा जब आप क्लास 12 का पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे इनके बारे में आता है। तो इन सब के कलर्स आपको याद रखने होते हैं। आयोडीन का होता है वॉयलेट कलर वेपर्स का, ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। देखिए आईओ आ रहा है वॉयलेट के अंदर और आयोडीन के अंदर भी आईओ आ रहा है, तो इससे आपको लर्न हो जाएगा। एंड इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करिए विद टाइम, मींस इवेपोरेशन, इसका सब्लिमेशन इंक्रीज कर रहा है, यानी वेपर्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम के साथ डेफिनेटली इंक्रीज होगा। एंड बिकम्स कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो इसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस भी ऑफकोर्स अकर कर रही होती है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम है। एंड उस अपोजिट प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि कंडेंसेशन वो है जहाँ पे वेपर्स कूल हो रहे होते हैं, कूल होके या तो वो लिक्विड में जा सकते हैं या फिर सीधे जा सकते हैं सॉलिड स्टेट में सब्लिमेशन के केस में। तो कंडेंसेशन का मतलब कूलिंग ऑफ वेपर्स होता है, दोनों फेजेस में जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयोडीन वेपर्स कंडेंसेस टू गिव सॉलिड आयोडीन, ये अपोजिट प्रोसेस हो रही होती है। एंड जब इन दोनों प्रोसेस का रेट सेम हो जाता है तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। दिस इज शोन बाय दिस हाफ हेडेड एरो। एंड आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो स्टार्च होता है उसमें कॉम्प्लेक्स हेलिसिस जो बन जाते हैं, उनमें जब I2 फीट कर जाता है आयोडीन, तो उसका कलर होता है ब्लू। स्टार्च I2 इज ब्लू इन कर रहा है, ऐसे लाइन आती है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। यहाँ वॉयलेट बता रहा है आयोडीन का वेपर्स का कलर, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ वॉयलेट है और कहाँ ब्लू है। एंड आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए सॉलिड जब फॉर्म होती है आयोडीन किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें कम होती है एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एच से अपॉन लैम्डा हम जानते हैं। तो एनर्जी जहां पे ज्यादा है वहां पे वेवलेंथ कम होगी। एंड इन विबग्योर में वेवलेंथ वॉयलेट की सबसे कम होती है। तो एक्चुअली पहले वॉयलेट कलर की बात कर लेते हैं क्योंकि ये पहले आता है विबग्योर में। तो वेपर्स की फॉर्म में है ना यहाँ पे आयोडीन, वेपर्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, इसलिए वॉयलेट आएगा सबसे पहले वेपर्स में जब होगा आयोडीन प्रेजेंट। एंड जब सॉलिड स्टेट में ये चला जाएगा तो मोलिकुलर मोशन नहीं बचेगा उनका, फिक्स होते हैं सॉलिड स्टेट में आयोडीन मोलिक्यूल्स। तो वहां पे क्योंकि एनर्जी कम हो गई है तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ब्लू कलर की क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए सॉलिड I2 ब्लू होता है स्टार्च I2 के साथ है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। वॉयलेट आपने सीधा याद किया, वेपर वी से वेपर, वी से वॉयलेट, एंड इसका कंसेप्चुअल रीजन आपने देख लिया। वॉयल वेपर से पहले आती है लिक्विड स्टेट और उसके बाद आती है सॉलिड, तो बीच में लिक्विड है ना, इससे आप याद रख सकते हैं कि इंडिगो कलर लिक्विड के लिए होता होगा। वैसे आपको कहीं पे ये मिलेगा नहीं इसका यूज, लेकिन आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो बीच में इंडिगो आ गया वो लिक्विड के लिए, फिर सॉलिड क्या हो गया होगा ब्लू कलर। तो ऐसे इन तीनों कलर को आप याद रख सकते हैं।
स्टार्च H2 क्योंकि सॉलिड होता है तो इसका उसका ब्लू कलर, और यहाँ पे वॉयलेट होते हैं आयोडीन के वेपर। आप ऐसे कंसेप्चुअली इसको समझ सकते हैं। अब इसके अलावा दो और एग्जांपल दिए एनसीईआरटी में, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, ये इन दोनों भी सब्लिमेट कर सकते हैं। एंड कैम्फर एक ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी होगी, इसको हिंदी में कपूर बोलते हैं, मंदिर में पूजा वगैरह में ये काम आता है। एंड सीधे सबलाइम ये कर सकता है, कैम्फर आपको याद होना चाहिए। इससे आपको दूसरा एग्जांपल याद हो जाएगा, अमोनियम, इसमें Ni आता है, जैसे आयोडीन में Ni आता है एक साथ, तो इससे अमोनियम आपको याद हो जाएगा। एंड कैम्फर में C से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन में भी C से, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन अमोनियम क्लोराइड आपको याद हो जाएगा कि ये सब्लिमेट कर सकता है। इसके अलावा एक और होता है नेफ्थलीन बाल्स, वो कहीं और किसी और चैप्टर्स में लिखा है कि वो भी सब्लिमेट कर सकता है। जब वो आया कि चैप्टर में, जब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ के लिए आप सिर्फ 3 ही याद रखिए कि कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, ये 3 सब्सटेंस ऐसे हैं जो सब्लिमेशन जिनका हो सकता है। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स और गैसेस इन लिक्विड्स। सो आफ्टर डिस्कसिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स इन गैसेस इन लिक्विड्स, इसमें भी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है। तो इसके डायनेमिक इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम वो पढ़ने वाले हैं। अब पहले सॉलिड्स और लिक्विड्स की बारी। बेसिकली इनमें इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस एंड द अनडिसॉल्व्ड वन। We can dissolve only a limited amount of salt or sugar in a given amount of water at room temperature। तो ये हम एक्सपीरियंस से जानते हैं कि अगर आपने एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर लिया है तो चीनी या फिर नमक, उसमें इनफाइनाइट अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते आप, उसका कुछ लिमिटेड अमाउंट होगा, 1 kg 2 kg डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव टेकन। एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आल्सो, रूम टेम्परेचर पर उसका डिसोल्यूशन कुछ होगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ सोलिबिलिटी बढ़ती जाती है, आप ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं। दिस इज स्टडी इन द सॉल्यूशन चैप्टर, द वेरिएशन ऑफ डिसोल्यूशन और सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड्स एंड गैसेस, वहां पे ये आता है। इफ यू मेक अ थिक शुगर सिरप बाय सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग शुगर एट अ हायर टेम्परेचर, तो थिक शुगर सिरप आप बना सकते हैं, यानी इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है शुगर की वाटर में हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि सोलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। शुगर क्रिस्टल सेपरेट आउट इफ वी कूल द सिरप टू द रूम टेम्परेचर। तो जितने एक्स्ट्रा आपने क्रिस्टल्स डिसॉल्व कर लिए हैं हायर टेम्परेचर पे ले जाके शुगर के वाटर में, वो वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन यू विल गेट द सॉल्यूशन टू द रूम टेम्परेचर, कूल करेंगे आप जब सिरप को, we call it saturated solution when no more solute can be dissolved in it at a given temperature। तो इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी और ज्यादा यहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे जो शुगर नहीं है डिसॉल्व नहीं हो सकते, सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन है और ज्यादा अलाउ ही नहीं कर रहा वो डिसोल्यूशन को, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। the concentration of the solute in a saturated solution depends upon the temperature। अगेन ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकती है सॉल्यूट की, ज्यादा डिसोल्यूशन हो सकता है। in a saturated solution there is a dynamic equilibrium exists between the solute molecules in the solid state and in the solution। तो शुगर सॉल्यूशन और सॉलिड शुगर के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, तभी इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सॉलिड्स इन सॉल्यूशंस, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर एट इक्विलिब्रियम। दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस का रेट इक्वल होता है। क्रिस्टलाइजेशन हमने देखा, दोबारा लिक्विड से क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना, एंड डिसोल्यूशन सॉलिड का सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना, उसमें डिसॉल्व होना, तो दोनों का रेट सेम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का यही मतलब है। यही इलस्ट्रेट करने के लिए हमने इनका यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व होता है, जिसमें ऑलरेडी जितने सॉल्यूट डिसॉल्व होने हो चुके होते हैं, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन कांस्टेंट हो चुका होता है इसमें। एंड इट इज ऑब्वियस इसी में ही होगा, क्योंकि जिसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन कांस्टेंट हो चुका है इसलिए ही हुआ है क्योंकि उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जो प्रोसेस हो रही है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी इसमें कांस्टेंट हो चुका है। एंड यही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम के। तो इसलिए इट इज ओनली द सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें पॉसिबल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड हियर।
and equality of the two rates is confirmed by taking radioactive sugar. basically ये जो radioactive molecule होता है इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑटो रेडियोग्राफ एक आप बोल सकते हैं a method used to observe the movement of radioactive molecules। ये आप molecular base of inheritance चैप्टर में देखेंगे जहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आती है, और बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है बायोलॉजी में उसमें भी ये आता है। आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में है, तो इसलिए रेडियो एक्टिव शुगर हमने लिया दोनों तरफ के रेट्स को कंफर्म करने के लिए। इफ वी ड्रॉप सम रेडियो एक्टिव शुगर्स इनटू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन द नॉन रेडियो एक्टिव शुगर्स, after some time the radioactivity is observed in both the solution and in the solid sugar। तो सिर्फ पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन था नॉन रेडियो एक्टिव शुगर का, यानी सिर्फ सॉल्यूशन में थी शुगर, नॉन रेडियो एक्टिव था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड रेडियो एक्टिविटी थी सिर्फ शुगर में क्रिस्टल्स में। एंड बाद में क्योंकि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो दोनों में ऑब्जर्व हो गई, इससे कंफर्म होता है कि ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में अकर कर रही है। इनिशियली देयर वर नो रेडियो एक्टिविटी इन द शुगर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन बिकॉज नॉन रेडियो एक्टिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, but due to dynamic nature of the equilibrium there is exchange between the radioactive and the non-radioactive sugar molecule between the two phases। This confirms the dynamic nature of equilibrium between sugar solution and solid sugar, and the ratio of the radioactive to non-radioactive molecule in the solution increases till it attains a constant value। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो पहले इंक्रीज करेगी डेफिनेटली इसकी वैल्यू, क्योंकि पहले तो कम ही थी उसमें, एक ही साइड में थी, फिर दोनों साइड में आएगी और इक्वालिटी होगी क्योंकि है तो ये इक्विलिब्रियम ही। एंड क्योंकि रेडियो एक्टिव शुगर पहले सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं था इसलिए रेशियो रेडियो एक्टिव टू नॉन रेडियो एक्टिव का इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ना कि नॉन रेडियो एक्टिव टू रेडियो एक्टिव का, क्योंकि नॉन रेडियो एक्टिव तो सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था, रेडियो एक्टिव नया आया था। तो ये कौन सा रेशियो इंक्रीज कर रहा है ये आपको जरूर से ध्यान रखना है यहाँ से। अब गैसेज की सोल्युबिलिटी, लिक्विड्स में उनका डिसोल्यूशन और इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है ये आगे डिस्कस किया गया है। When a soda water bottle is opened, some of the CO2 gas dissolved in it fizzes out rapidly। This phenomena is due to the difference in solubility of the CO2 at different pressures। तो ये कंसेप्ट आप सॉल्यूशंस चैप्टर में पढ़ते हैं जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री में आता है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड वेरीज अलोंग विद प्रेशर। जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब बंद थी सोडा वाटर की बोतल तो उसमें प्रेशर ज्यादा था, सोल्यूबिलिटी ज्यादा थी। आपने जब उसको खोला तो फिज आउट यानी रैपिडली उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इसके साथ ही। तो यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द CO2 गैस एंड द CO2 डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, एंड दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। ये आता है सॉल्यूशन चैप्टर में भी, यहाँ पे भी इसको स्टेट किया गया है, which states that the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। तो गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्वेंट के ऊपर उतना ही उसके अंदर उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मास उसका सोल्युबल ज्यादा होगा बेसिकली। एंड आप जानते हैं कि गैस अगर सेम है तो मास अपॉन मोलर मास का सेम होगा, एंड मास अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ से बेसिकली मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्रेशर डायरेक्टली मास डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है ना, तो मास से नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द गैस। इट इज आल्सो सम फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि हम देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, मैंने आपको हिंट दे दिया उसके लिए यहाँ पे। एंड दिस अमाउंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर के साथ। तो जैसे सॉलिड के केस में होता है वैसे यहाँ भी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वहां पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, तो डिक्रीज करने पे डिक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी। द सोडा वाटर बोतल इज सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ द गैस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन द वाटर इज हाई। तो प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सेम है हेनरीज लॉ। As soon as the bottle is opened, some of the dissolved CO2 gas escape to reach the new equilibrium condition required for the lower pressure। तो जब बोतल बंद थी तो कुछ प्रेशर था, ज्यादा प्रेशर था,
अगर आपने एटमॉस्फेयर से उसको एक्सपोज कर दिया बोतल को, तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब लो है एंड सॉल्यूशन के अंदर जो गैस डिजोल्व है उसका भी प्रेशर लो होना चाहिए, तो न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करने के लिए लोअर प्रेशर पे चले जाता है, गैस एस्केप हो जाती है, सॉल्यूशन का प्रेशर लोअर हो जाता है इस केस में। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, मैंने आपको बता इसका ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर दिया है इस फिनोमेना को। तो when soda water is left open to the air for some time it turns flat, इसका भी रीजन यही है, प्रेशर क्योंकि डिक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने के लिए, तो वो फ्लैट हो जाती है। इसका मतलब यही है, हाई प्रेशर के अंदर जो फील्ड CO2 थी सोडा वाटर के अंदर वो एस्केप कर जाती है एनवायरनमेंट में, जिससे हाई प्रेशर की वजह से जो हलचल हो रही थी सोडा वाटर में वो कम हो जाती है, सो दैट दिस सोडा वाटर टर्न्स फ्लैट। नाउ देयर आर सम जनरलाइज्ड पॉइंट फॉर द डिस्कशन वी हैव डन सो फार। फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन टेम्परेचर, melting point or freezing point, anything you can say among these two, normal melting or freezing point, as we have already seen, at 1 atm or atmospheric pressure at which two phases can coexist. If there is no exchange of heat with the surroundings, means isolated system है, the mass of the two phases remains constant. This is important point, क्यों mass constant रहेगा इसमें solid liquid equilibrium में, क्यों requirement होती है यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम की, जैसे कि थर्मस फ्लास्क। एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं ये फेज ट्रांजिशन है, यहाँ पे ML होता है ये लैटेंट हीट, तो मास कैन कन्वर्ट इनटू हीट बाय दिस फॉर्मूला यू नो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। आप देखेंगे भी इसको फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें, तो मास कन्वर्ट हो सकता है हीट में और हीट एस्केप कर सकती है वहां से, इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होना चाहिए हीट का, वहीं रहने चाहिए टू हैव कांस्टेंट मास। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम द वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरी करोगे तो वेपर प्रेशर वेरी करेगा, बेसिकली ज्यादा होगा वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ज्यादा होने से, एंड इट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। दिस इज आल्सो द सेकंड जनरलाइज्ड पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद दीज सब्सटेंसेस दैट आर कांस्टेंट। पहले में सॉलिड लिक्विड में मास कांस्टेंट होता है और यहाँ पे वेपर प्रेशर है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में विच इज कांस्टेंट। फॉर द थर्ड वन, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स solubility is constant at a given temperature, so solid liquid equilibrium में solubility constant होती है, and for the dissolution of gases and liquids the concentration of the gas in the liquid is proportional to the pressure or concentration of the gas over the liquid। तो जो ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको भी कंसंट्रेशन बोल दिया गया है, इवन दो गैसेस केस में प्रेशर ज्यादा यूजफुल टर्म होती है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको बताया ये जा रहा है कि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखें जो कि गैस के ऊपर लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, जो सोलिबिलिटी है गैस लिक्विड में वो कांस्टेंट रहेगी, ये चीज कांस्टेंट बताई जा रही है इसमें। एंड टेबल 7.1 में ये जो चार पॉइंट्स हमने पढ़े थे इन्हीं को समराइज कर दिया गया है। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, ये डायरेक्ट को एक क्वेश्चन हो सकता है। एंड क्योंकि हमने इन सारी प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए आपको ये बता पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहता है एट अ गिवन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, एंड मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है सॉलिड लिक्विड वेपर अपना इक्विलिब्रियम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे ऑफ कोर्स। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट रहती है एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर सॉलिड लिक्विड हमारा इक्विलिब्रियम सॉलिड एंड इन सॉल्यूशन इससे रिप्रेजेंट किया गया है। रिप्रेजेंट करने का तरीका भी ये बड़ा आसान है, हमने देख ही लिया ऑलरेडी। एंड द लास्ट वन, द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड, यहाँ पे गैस एक्वस रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड में सॉलिबिलिटी उस गैस की, एंड ये कांस्टेंट रहती है एट अ गिवन टेम्परेचर।
एंड ये जो दोनों चीजें हैं ये सॉलिबिलिटी ही रिप्रेजेंट करनी है बेसिकली, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस ही करनी है एक सॉलिड की और गैस की, इसलिए इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन होती ये दोनों सॉलिबिलिटी ही है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा है ना उसको समराइज किया गया सिर्फ इन पॉइंट्स में। बार बार इनको इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने का एनसीईआरटी का पर्पस ये है कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, जानी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये कोर है इसी चैप्टर का, क्रस्ट बहुत बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो ओपन सिस्टम में नहीं हो सकता, सिर्फ क्लोज सिस्टम में होगा। एंड गिवन टेम्परेचर पे कुछ वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम की जो कि शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वेपर्स इंक्रीज हो जाते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो, और सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जहाँ पे सॉलिड लिक्विड या सॉलिड गैस का इक्विलिब्रियम है तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ता है अगर टेम्परेचर आप चेंज करें तो। एक गिवन टेम्परेचर पे ही इक्विलिब्रियम की कोई फिक्स वैल्यू होती है। एंड ये आप आगे भी देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल होता है टेम्परेचर के साथ। ये बेसिकली एक रीजन है, एग्जैक्ट रीजन। both the opposing processes occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition। equilibrium है तो stable होगी condition, एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम है इसका मतलब सेम रेट से अपोजिंग प्रोसेस अकर कर रही हैं। सेम रेट का भी मतलब आप स्टेबल कंडीशन बोल सकते हैं। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये एग्जैक्ट लाइन हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। laws of thermodynamics are valid for systems at equilibrium only and system at equilibrium is characterized by macroscopic measurable properties like pressure and temperature to be constant। तो वहां पे भी ये आती है, एंड डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ द पैरामीटर्स एट अ गिवन टेम्परेचर। ये हमने देखा था कि कौन से इक्विलिब्रियम में किस चीज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। किस आपसे ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। Fifth point is the magnitude of such quantities at any stage indicate the extent to which the physical process had proceeded before the reaching the equilibrium। magnitude of such quantities जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कंसंट्रेशन यानी सोलिबिलिटी का या फिर वेपर प्रेशर का भी। ये चीजें आती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला में, जो कि दो टाइप का होता है, केसी और केपी। कंसंट्रेशन के लिए केसी होता है, पार्शियल प्रेशर के लिए केपी। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूला में आ रही है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन उतना ही ज्यादा हुआ है। सो दैट्स हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटीज डिटरमाइन और इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस बिफोर द इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। इक्विलिब्रियम पे कितनी एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन हुई, कितना कन्वर्जन हुआ है रिएक्टिंग टू प्रोडक्ट्स का, मैग्नीट्यूड बताता है इन क्वांटिटीज का। दैट्स हाउ। नाउ जैसे हमने फिजिकल प्रोसेस में देखा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल में भी होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वेदर इट बी केमिकल और फिजिकल सिस्टम, द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक। एंड केमिकल सिस्टम में कैसे डायनेमिक सिस्टम होता है, कैसे ऑपरेट करता है, ये इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है। Let's take the example of a general case of a reversible reaction A plus B gives rise to C plus D. With passes of time, there is an accumulation of the product C and D and depletion of the reactants A and B. This leads to a decrease in the rate of the forward reaction and the increase in the rate of the reverse reaction. तो ये चीज हम ऑलरेडी देखा है इवेपोरेशन के केस में। वेपराइजेशन जहाँ पे होता है तो जो पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है इवेपोरेशन, उसका रेट डिक्रीज करता है टाइम के साथ, एंड जो दूसरी स्टार्ट हुई है प्रोसेस कंडेंसेशन रिवर्स वाली, उसका रेट इंक्रीज करता है टाइम के साथ बिफोर दे रीच इक्विलिब्रियम, जहाँ पे दोनों के रेट्स इक्वल हो जाते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन एंड दिस ओनली थिंग इज इलस्ट्रेटेड इन दिस फिगर, अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइम के साथ प्रोडक्ट्स सी और डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है और रिएक्टेंट्स ए और बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, एंड इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है यानी फिक्स हो जाती है। एंड दिस शोज दैट रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस हैव बिकम इक्वल। Eventually the two reactions occur at the same rate and system reaches the state of equilibrium।
दिस कैन बी रीच्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप प्रोडक्ट से पहले स्टार्ट करें सी एंड डी से एंड रिएक्टेंट्स में जाएं तो भी इक्विलिब्रियम रीच किया जा सकता है। ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है कि फॉरवर्ड से पहले आप स्टार्ट करेंगे तभी रीच होगा। इट कैन बी रीच फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। This can be understood from the symmetry of equilibrium also and also from that sign जो कि half headed arrow था, वो उसमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो है वो कहीं से भी बड़ा नहीं होता रिवर्स डायरेक्शन के एरो से। इससे हमें क्लियर हो रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में भी, अपोजिट डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया जा सकता है। The dynamic nature of the chemical equilibrium can be demonstrated in the synthesis of ammonia by Haber's process। तो अमोनिया हेबर प्रोसेस से सिंथेसाइज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से और ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। ये तीनों चीजें आपको भी याद हो जाएगी। मैन विल स्टडी द पी ब्लॉक चैप्टर ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। यहाँ पे क्योंकि एक साथ इनको दिया नहीं गया इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा कैसे इनको लर्न करना है, जहाँ पे आएगा वहां पे देख लेंगे। अभी के लिए सिर्फ हेबर्स प्रोसेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है टू इलस्ट्रेट द डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इन केमिकल सिस्टम्स। तो बेसिकली आप जानते होंगे हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म अमोनिया। एंड मैं आप ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पिछले चैप्टर में भी कई बार ये इक्वेशन आई है तो आपको याद हो गई होगी है। एंड यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नेचर स्टडी करने के लिए हम पहले तो वही रिएक्शन लेते हैं N2H2 गिव्स NH3, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन की जगह हम उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लेते हैं तो H2 की जगह D2 आ जाएगा एंड ND3 फॉर्म हो जाएगा इन केस ऑफ अमोनिया। ये दूसरी रिएक्शन भी हम लेते हैं। सो द रिएक्शन मिक्सचर्स स्टार्टिंग ईदर विद H2 और D2 रीच इक्विलिब्रियम विद सेम कंपोजिशन except that D2 and D3 are present instead of H2 and NH3. After equilibrium is attained, these two mixtures N2H2 and NH3 and D2 N2 and ND3 are mixed together and left for a while. Later it was found that the concentration of ammonia is just as the same as before। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ND3 ऐड किया था मिक्सचर में, ना कि अमोनिया ऐड किया होता तो अमोनिया की कंसंट्रेशन में कुछ फर्क पड़ता, लेकिन आपने ND3 ऐड किया है तो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर व्हेन दिस मिक्सचर इज एनालाइज्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनालाइज किस इंस्ट्रूमेंट से किया है, क्योंकि एटमिक स्पेक्ट्रा एक चीज होती है जो एटम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, दैट वी स्टडी फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसलिए यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही क्योंकि इन्वॉल्व हैं तो इनको एनालाइज करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करेंगे। ऐसा करने पर हमें मिलेगा कि अमोनिया और उसकी ड्यूटेरियम कंटेनिंग फॉर्म्स मींस ड्यूरेटेड फॉर्म्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया तो था ही उस मिक्सचर में, NH2D NHD2 यानी एक या फिर दो, और ND3 यानी तीनों के तीनों जो डाई हाइड्रो हमारा हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गए हैं। ND3 तो एग्जैक्टली हमने मिक्स ही किया था उस मिक्सचर में, तो ये मिली उस मिक्सचर के अंदर डाई हाइड्रोजन एंड इसकी ड्यूरेटेड फॉर्म्स मिली यानी HD और D2B, H2 तो कहीं जाएगा नहीं उससे, आर आल्सो प्रेजेंट। दिस स्क्रैम्बलिंग ऑफ H and D atoms यानी उसका इंटरचेंज मस्ट हैव रिजल्ट फ्रॉम कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द मिक्सचर। If the reaction had simply stopped when they reached equilibrium, then there had been no mixing of isotopes in this way. This illustrates the dynamic nature of the equilibrium in chemical systems. तो यही बताया गया सिर्फ यहाँ पे इतना कि अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता तो ये जो दोनों मिक्सचर्स हैं ड्यूटेरियम फॉर्म्स और हाइड्रोजन फॉर्म्स, ये दोनों अलग अलग पड़े रहते हैं उस मिक्सचर में, कभी भी इंटरमिक्स ये नहीं हो पाते। अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का इंटरमिक्सिंग यानी स्क्रैम्बलिंग हो रही है तो ऐसा इसलिए ही पॉसिबल है क्योंकि स्टैटिक ये नहीं है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस लगातार होती रहती है। इट इज जस्ट दैट दोनों का रेट सेम होता है। सो दैट्स हाउ the use of isotope deuterium indicates the chemical reaction reach a state of dynamic equilibrium in which rates of forward and reverse reactions are equal and there is no change, net change in composition। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम ने क्या हमको करके दिखाया है, इसका इस्तेमाल से हमने क्या किया है
डी से ड्यूटेरियम और डी से डायनेमिक इक्विलिब्रियम को इलस्ट्रेट करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ से। एंड डेपिक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन, यही हेबर्स प्रोसेस के लिए आई थिंक ये दिखाया गया है। डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं तो टाइम के साथ इनकी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और अमोनिया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। एंड एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज बिकम्स कांस्टेंट और फिक्स। दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड डायनेमिक है तो रेट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे सेम होंगे ना। बिफोर वी फर्दर प्रोसीड ऑन दिस पेज, हमने पिछले पेज पे एक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया था ये, which is again showing the dynamic nature of equilibrium only.